बिना देरी किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नेटवर्क में आपको कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला अपने पास ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। चलो ठीक है, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आपको पता है कि आईपी एड्रेस जो हमारे पास है वो 32 बिट का होता है भाई, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, ये बात आपको पहले से पता है, ठीक है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं मेरे पास, 2 पावर 32, ठीक है। मोर देन 4 बिलियन हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं। यहां से बात की जाए, हमारे पास क्लास ए है दोस्तों। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओएस भी होगा भाई, सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये टीम बेस्ट है और आपको बेस्ट कंटेंट हमेशा देती रहेगी, मैं एकदम बिंदास हूं, ठीक है। मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यार मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं हमेशा हंसता रहता हूं और मैं हंसता हुआ ही अच्छा लगता हूं, ऐसा मेरे बच्चों ने बताया है, ठीक है। तो मैं हमेशा हंसना पसंद करता हूं, ठीक है। कुछ दिन के लिए थोड़ा परेशान हुआ था, लेकिन फिर से वही एनर्जी मिल गई है, बिकॉज बच्चे हमारे साथ हैं तो वही एनर्जी मिल गई है, ठीक है। क्लास ए में हमारे पास एक बिट फिक्स होती है 0, ठीक है। क्लास ए की जो रेंज है वो है 1 से 126। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं 2 पावर 31। क्यों? 32 बिट का आईपी एड्रेस है, एक बिट फिक्स हो गई तो रिमेनिंग बिट कितनी बची, 31। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 2 पावर 31, ठीक है। यहां पे क्लास बी में हमारे पास 2 बिट फिक्स होती है 10, रेंज होती है 128 से 191। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 30। क्यों? 2 बिट फिक्स है तो रिमेनिंग बिट कितनी बची, 30। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 30। क्लास सी में 3 बिट फिक्स है 110, 192 से 223 रेंज होती है। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 29, बिकॉज 3 बिट फिक्स है तो रिमेनिंग बिट कितनी बची, 29, 2 पावर 29, ठीक है। क्लास डी में हमारे पास 4 बिट फिक्स है 1110, तो हमारे पास रिमेनिंग बिट कितनी बचेंगे, 28। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 28, ठीक है। और रेंज क्या होती है, 224 से 239। क्लास ई में हमारे पास 4 बिट फिक्स है 41, रेंज हमारे पास क्या होती है, 240 से 255, ठीक है। और यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 2 पावर 28। क्यों? बिकॉज 4 बिट फिक्स है तो रिमेनिंग बिट कितनी बचेंगे, 28। सो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 पावर 28, ठीक है। भाई सबका गेट निकलेगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। देखो वैसे क्लास एक यहां से हमारे पास निकालते हैं, 0 से 128 होता है ना, 0 हमारे पास 0 से 127, 0 से 127, 0 हमारे पास हम यूज नहीं करते हैं, 127 भी हमारे पास यूज नहीं होता है, इसलिए 1 से 126 आ जाती है, जो आपको पहले से पता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0। क्लास सी का हमारे पास 255.0.0। 255.0। क्यों? क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट के तो 8 1 से, क्लास बी में नेटवर्क आईडी 16 बिट के 16 1 से, क्लास सी में नेटवर्क आईडी हमारे पास 24 बिट्स की है तो 24 1s है, ठीक है। नाउ यहां पे हमारे पास दोस्तों प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज की बात करें तो हमारे पास क्लास ए में हमारे पास 10.0.02, 10.255.55, तो यहां से हमारे पास एक ही नेटवर्क दोस्तों क्या है, हमारे पास क्लास ए का रिजर्व है, बिकॉज क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क आईडी होती है हमारे पास वो 8 बिट की होती है, तो 10 से 10 ही दिख रहा है आपको। एक नेटवर्क हमारे पास यानी रिजर्व है किसके लिए, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए, ठीक है। क्लास बी की बात करें, हमारे पास नेटवर्क आईडी 16 बिट की होती है, 172.16 से 172.31, यानी हमारे पास 16 से 31, 16 हमारे पास क्लास बी के नेटवर्क क्या है, रिजर्व है। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी 24 बिट की होती है, तो आप देख रहे हो यहां पे 0 से कहां तक जा रहा है, 255 तक, 0 से 255 मतलब 256 क्लास सी के नेटवर्क हमारे पास क्या है, रिजर्व है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स प्रैक्टिकली मेरे पास कितने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्लास ए में जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स है मेरे पास, नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है, 1 बिट रिजर्व होती है, तो हमारे पास 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर 7 128, बट 2 माइनस हो जाते हैं, तो 2 पावर 7 माइनस 2 126। नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने हैं, होस्ट आईडी 24 बिट की होती है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2 पावर 24 माइनस 2। यहां से हमारे पास क्लास बी में नेटवर्क आईडी 16 बिट की होती है, बट 2 बिट रिजर्व हो जाती है, तो कितनी बिट बचती है, 14 बिट्स। सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने, 2 पावर 14। होस्ट कितने, 2 पावर 16 माइनस 2। क्यों? बिकॉज होस्ट आईडी 16 बिट की होती है, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 पावर 16 माइनस 2। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी 24 बिट की होती है, लेकिन 3 बिट रिजर्व होती हैं, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं 2 पावर 21, ठीक है। और नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, 2 पावर 8 माइनस 2। क्यों? बिकॉज होस्ट आईडी 8 बिट की होती है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2 पावर 8 माइनस 2। इसके बाद बात करते हैं नो नेटवर्क आईडी एंड नो होस्ट आईडी। क्लास डी के अंदर कोई नेटवर्क आईडी कोई होस्ट आईडी नहीं होती है। ऑल 28 बिट्स आर यूज्ड टू डिफाइन मल्टीकास्ट एड्रेस, यानी हमारे पास ये रिमेनिंग 28 बिट्स मल्टीकास्ट एड्रेस क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। क्लास ई नो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, कोई नेटवर्क आईडी कोई होस्ट आईडी क्लास ई में भी नहीं होती है। इट इज मेंट फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पस, यानी ये रिसर्च और फ्यूचर पर्पस के लिए दोस्तों क्या है, रिजर्व है, ठीक है।
थर्ड आईपी में कौन सा गलत लग रहा है भाई? ना, आपको मैंने आपको बताया था 127.x.x 127.x.x इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। ये लूप बैक एड्रेसिंग के लिए काम आता है। इट्स यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी, ठीक है, सेल्फ कनेक्टिविटी के हमारे पास काम आता है लूप बैक एड्रेस, या सेल्फ कनेक्टिविटी हम यहां से बोल सकते हैं, या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकंड वाला रॉन्ग है। कौन सा सेकंड वाला रॉन्ग है भाई? अंकित कुमार गुप्ता, कहां रॉन्ग है? कौन से वाले की बात कर रहे हो? किसमें? कहीं कहीं गलत नहीं है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक बात आपने सुना होगा, हम आपको यहां टेबल से समझाते हैं, ठीक है। नेटवर्क आईडी यदि हमारे पास वैलिड है, नेटवर्क आईडी यदि वैलिड है, होस्ट आईडी में यदि सारी की सारी बिट जीरो, किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में हमारे पास सारी की सारी, यानी नेटवर्क आईडी हमारे पास वैलिड कोई नेटवर्क आईडी है, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो, तो वो क्या होता है? नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। दूसरा पॉइंट, यदि मान लो नेटवर्क आईडी कोई यहां से वैलिड है, हमारे पास होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है, तो हमारे पास होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है, वो क्या होता है? डीबीए, यानी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये क्या है? डीबीए। यदि नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी सारी की सारी बिट 1 है, 32 का 32 बिट हमारे पास, जो 32 की 32 बिट है वो सारी की सारी बिट 1 है, तो हमारे पास क्या होता है? वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो एक बात ध्यान रखना, 32 की 32 बिट यदि 1 है, तो हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहां पे क्या है? नेटवर्क आईडी में सारी की सारी बिट 1 है, बट होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है, तो होता है हमारे पास नेटवर्क मास्क और सबनेट मास्क। देखो, क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, 8 की 8 बिट 1 है, बाकी 24 की 24 बिट 0 होती है, तो क्या होता है? नेटवर्क मास्क, ठीक है, या सबनेट मास्क। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है हमारे पास? क्लास सी में 2 पावर 21 कहां है? क्यों रहोगे क्लास सी में? 2 पावर 21, 2 पावर 21 ही होता है भाई। चलो, अब सबनेट मास्क की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास 32 बिट का नंबर है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क क्या इंडिकेट करते हैं? हमारे पास नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करते हैं? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नंबर ऑफ जीरोस इन दी सबनेट मास्क इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट। ये दो पॉइंट शायद आपको पहले से पता होगा कि भाई नंबर ऑफ वंस इंडिकेट करते हैं नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, और नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं? होस्ट आईडी पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। सबनेट मास्क और सुपरनेट मास्क में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क आइदर इक्वल टू नेटवर्क आईडी बिट्स और मोर देन नेटवर्क आईडी बिट्स। यानी सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ वंस या तो नेटवर्क आईडी के इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे। लेकिन सुपरनेट मास्क में क्या है? नंबर ऑफ वंस इन दी सुपरनेट मास्क ऑलवेज लेस देन दी नेटवर्क आईडी बिट्स। ये आपको पता होगा, सुपरनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ वंस हमेशा क्या रहेंगे? लेस देन दी नेटवर्क आईडी बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुपरनेटिंग इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल नेटवर्क, यानी हमारे पास सिंगल नेटवर्क में हम सुपरनेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, सबनेटिंग इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल नेटवर्क, सुपरनेटिंग इज एप्लीकेबल फॉर 2 और मोर नेटवर्क। यानी सुपरनेटिंग बनाने के लिए हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क होने चाहिए, तभी हम सुपरनेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबनेटिंग क्या होता है? एक ही नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? सबनेटिंग, ठीक। इन सबनेटिंग वी बोरो फ्रॉम होस्ट आईडी, यानी सबनेटिंग में हम बोरो कहां से लेते हैं? होस्ट आईडी से बोरो लेते हैं। सुपरनेटिंग वी बोरो फ्रॉम नेटवर्क आईडी, सुपरनेटिंग में हम कहां से बोरो लेते हैं दोस्तों? यानी हम नेटवर्क आईडी से बोरो लेते हैं। सबनेटिंग में होस्ट आईडी से बोरो लेते हैं, और सुपरनेटिंग में हमारे पास कहां है? नेटवर्क आईडी से बोरो लेते हैं, ठीक है। याद है ये सब चीज? बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मान लो हमारे पास दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मान लो ये कोई एड्रेस लिखा है, ये कोई एड्रेस लिखा है, कोई एड्रेस लिखा है, तो क्लास ए के लिए क्या इसको सबनेट मास्क यूज कर सकते हो, या सुपरनेट मास्क यूज कर सकते हो, या क्या यूज कर सकते हो? तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी, इसमें जो नंबर ऑफ वंस है, इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो कितने हैं हमारे पास? 8 वंस है ना। तो 8 यदि वंस हैं क्लास ए के अंदर, सबनेट मास्क में कितने वंस होने चाहिए? मिनिमम 8 वंस होने चाहिए। तो क्लास ए के लिए तो सबनेट मास्क काम करेगा। क्लास बी में हमारे पास कितने वंस होने चाहिए सबनेट मास्क के लिए? 16, बट 16 नहीं है, तो क्लास बी के लिए क्या काम करेगा? सबनेट मास्क नहीं हो सकता क्लास बी के लिए, बिकॉज क्लास बी के सबनेट मास्क में मिनिमम कितने वंस होने चाहिए? 16 वंस।
नहीं है तो क्या रहेगा, सुपरनेट मास्क। सबनेट नहीं है तो सुपरनेट होगा। क्लास सी में हमारे पास सबनेट मास्क में कितने वंश होने चाहिए, 24, लेकिन यहां पे कितने, 8 वंश है, तो सबनेट मास्क नहीं हो सकता, तो क्या होगा, सुपरनेट मास्क। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ वंश कितने हैं हमारे पास, 8 8 16, और 252 में कितने वंश होंगे हमारे पास, 6, तो 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 वंश हैं। तो ध्यान रखना हमारे पास क्लास ए में सबनेट मास्क में कितने वंश होते हैं, 8, तो नंबर ऑफ वंश यदि हमारे पास इक्वल टू नेटवर्क आईडी या ज्यादा है तो सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं। तो क्लास ए के में हमारे पास कितने वंश की रिक्वायरमेंट होती है, 8 वंश की, 8 से ज्यादा है तो क्या यूज होगा, सबनेट मास्क। क्लास बी सबनेट मास्क में कितने वंश होने चाहिए, 16 मिनिमम, कितने हैं, 22 हैं, यूज कर सकते हैं। क्लास सी के अंदर सबनेट मास्क बनाने के लिए कितने वंश होने चाहिए, मिनिमम 24, बट यहां कितने, 22, तो यानी सबनेट मास्क में इसको क्लास सी के लिए यूज नहीं कर सकता, तो क्या यूज कर सकता हूं, सुपरनेट मास्क। ठीक है, अब यहां पे देख लो हमारे पास, भाई यहां पे कितने वंश है हमारे पास, 24 वंश है। जब 24 वंश है हमारे पास, सबनेट मास्क में क्लास ए में कितने वंश होने चाहिए, 8 या 8 से ज्यादा, तो 8 तो है, सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं। बी में हमारे पास 16 चाहिए, 16 तो है, यूज कर सकते हैं। सी में कितने चाहिए, 24, 24 तो है, यूज कर सकते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, तो यानी यहां पे ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ये इस आईपी एड्रेस को हम सबनेट मास्क या सुपरनेट मास्क क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। अब बात कर लेते हैं एरर कंट्रोल की। किसकी बात कर लेते हैं, एरर कंट्रोल की। एरर कंट्रोल में क्या क्या हमारे पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको यहां से यह पता है कि नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स और अफेक्टेड बिट्स किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन डेटा रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइस। अब नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स आपको कभी भी निकालना है, नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स और अफेक्टेड बिट्स, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला है डेटा रेट इंटू ड्यूरेशन ऑफ नॉइस, डेटा रेट इंटू ड्यूरेशन ऑफ नॉइस। और यह भी बात आपको पहले पता है, वर्स्ट एरर इज मोर लाइकली टू अकर देन सिंगल बिट एरर। यदि हमने कोई डेटा ट्रांसफर किया है तो उसमें सिंगल बिट एरर होने के चांसेस बहुत कम है, वर्स्ट एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वर्स्ट एरर इज मोर लाइकली टू अकर देन सिंगल बिट एरर। एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट, करेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, एरर करेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ये वाली बात आपको पहले से पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों हमारे पास, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस टू डिटेक्ट डी बिट एरर कितनी होगी, d+1। तो क्या लिखा है, टू डिटेक्ट डी बिट एरर, टू डिटेक्ट डी बिट एरर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड d+1। कितने की रिक्वायरमेंट है, d+1 की रिक्वायरमेंट है। यहीं पे करेक्ट करने की बात हो जाए, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन, सो टू करेक्ट डी बिट एरर, करेक्ट डी बिट एरर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड 2d+1। तो डी बिट की एरर को करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2d+1 की। बात क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सीआरसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डेटा वर्ड की लेंथ यदि हमारे पास n है, हमारे पास डिवीजर की हमारे पास लेंथ k है, डेटा वर्ड की n है, डिवीजर की k है, तो हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास डिवीजर जो है या जनरेटर है यदि वो हमारे पास k बिट का है तो k-10 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या लिखा है, अपेंड k-1 zeros टू दी ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज में क्या करते हैं, k-1 zeros अटैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडुलो टू परफॉर्म करते हैं, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इक्वल टू सीआरसी। तो जो मॉडुलो टू परफॉर्म करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं, सीआरसी। ठीक है, अब सीआरसी कितने बिट का होगा, k-1 बिट का, बिकॉज हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, k से, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, मैक्सिमम k-1। ठीक है, अब कोड वर्ड क्या है, कोड वर्ड है डेटा वर्ड विद अपेंडेड k-1 zeros प्लस सीआरसी। ये ध्यान रखना, जो हम कोड वर्ड होता है डेटा वर्ड विद अपेंडेड k-1 zeros प्लस सीआरसी, जो सीआरसी आता है उसमें ऐड करते हैं। या तो आपने जिन बिट्स को स्टार्टिंग में 000 लिया है उनको रिप्लेस कर दो, उनको क्या करो, रिप्लेस कर दो, जो भी आपके पास रिमाइंडर आया है। यदि आप रिप्लेस नहीं करना चाहते हो, आप ऐड करना चाहते हो, तो ऐड क्या करोगे, ये ध्यान रखना, डेटा वर्ड विद अपेंडेड k-1 zeros प्लस सीआरसी। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, नाउ यहां से कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने, सीआरसी मस्ट बी k-1 बिट। इफ जनरेटर हैज मोर देन 1 टर्म्स, जनरेटर में एक से ज्यादा टर्म है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 1, देन ऑल सिंगल बिट एरर कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है,
ये हमारे पास फ्लोरोजन के ही सीधे पॉइंट हमने लेके आया हूं, जिससे कि आपको ऐसा सवाल थ्योरेटिकल पूछा जाता है। एक से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 1 होना चाहिए, तो सिंगल बिट की सारी एरर क्या हो जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। इफ जनरेटर कैन नॉट डिवाइड, ये पॉइंट आपको एज इट इज याद रखने, x पावर t प्लस 1 t between 0 and n-1, then all isolated double error can be detected. ठीक है। The generator can contain a factor of x plus 1, can detect all odd number of error, because directly ये सवाल गेट में पूछा गया है। odd number of error को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहां से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमारे पास कि हमारे पास गुड पोलिनोमियल जनरेटर के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। गुड पोलिनोमियल जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला पॉइंट, इट शुड हैव एटलीस्ट 2 टर्म्स, कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए। ये फ्लोरोजन में ही किताब में लिखे सारे पॉइंट हमारे पास, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 शुड बी 1, इट शुड नॉट डिवाइड x पावर t प्लस 1 फॉर t बिटवीन 2 and n-1, एंड नेक्स्ट क्या है, इट शुड हैव ए फैक्टर ऑफ x प्लस 1। तो यानी हमारे पास ये 4 पॉइंट यदि आप याद रख लोगे, ये 4 पॉइंट है हमारे पास किसके, यानी गुड पोलिनोमियल जनरेटर के, बिकॉज डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास हैमिंग कोड की दोस्तों। हैमिंग कोड इज यूज्ड फॉर एरर करेक्शन। किसके लिए यूज करते हैं? एरर को करेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हैमिंग कोड कैन करेक्ट 1 बिट एरर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैमिंग कोड सिर्फ एक ही बिट की एरर को क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट क्या है कि हैमिंग कोड 2 बिट तक की एरर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कहीं कहीं लिखा है कि एक ही बिट की एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं, अप टू 2 बिट की एरर को डिटेक्ट कर सकता है। विकिपीडिया पे आप देख सकते हो, यहां पे हमारे पास पूरा प्रूफ भी है और क्लास के अंदर मैंने प्रूफ कराया भी है, ठीक है। हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, कितनी रिडंडेंट बिट्स हमको ऐड करनी है हैमिंग कोड में। एम क्या होता है, मैसेज बिट होता है। आर क्या होता है, रिडंडेंट बिट है या चेक बिट्स है या पैरिटी बिट्स है या एक्स्ट्रा बिट है। तो एन क्या है, कोड वर्ड। हम भेजेंगे क्या, जो डेटा है एम मैसेज प्लस आर रिडंडेंट बिट, ये हमारे पास कोड वर्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू हैमिंग कोड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कितनी ऐड होंगी, उसके लिए हमको ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। m प्लस आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 पावर r, m प्लस आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 पावर r। और हमारे पास वेयर r इक्वल टू लोअर लिमिट, यानी हमारे पास r की लोअर वैल्यू के लिए, r की कम से कम वैल्यू के लिए जब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वही r की एग्जैक्ट वैल्यू हो, ठीक है। सही है बात। चलो अब फ्लो कंट्रोल पे आ जाते हैं हम दोस्तों। कहां आ जाते हैं, फ्लो कंट्रोल पे आ जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, यदि आपको कंसेप्ट आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो सारी चीजें। भाई ट्रांसमिशन डिले हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइड बाय बैंडविड्थ, यही होता है ट्रांसमिशन डिले, यानी L बाई बी। L क्या, लेंथ ऑफ द पैकेट, B क्या, बैंडविड्थ, ठीक है। ये ट्रांसमिशन डिले हो गया, ठीक है बात, ठीक है। अब हमारे पास प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, यहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी हमारे पास P क्या, डिस्टेंस को D से डिनोट कर रहे हैं, V को वेलोसिटी को V से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी बाई पी। बस आप याद करते रहो सारी चीजें, आपको रिवाइज हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पे हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है, यहां पे एक ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यानी कभी यदि एफिशिएंसी पूछा हो या लाइन यूटिलाइजेशन पूछा हो या लिंक यूटिलाइजेशन पूछा हो या सेंडर यूटिलाइजेशन पूछा हो, तो ये एक ही बात है, ये बात ध्यान रखना बहुत। लाइन यूटिलाइजेशन, लिंक यूटिलाइजेशन हमारे पास, या फिर सेंडर यूटिलाइजेशन, सब क्या है, एक ही बात है। तो यानी ये एफिशिएंसी ही है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब स्टॉप एंड वेट के अंदर हम एक ही फ्रेम सेंड करते हैं, तो यूजफुल टाइम क्या होगा, ट्रांसमिशन डिले ऑफ दैट फ्रेम जो भी हम सेंड कर रहे हैं। तो यानी यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आप देखिए दोस्तों क्या है एफिशिएंसी का, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम
डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्यूइंग डिले लग सकता है, प्रोसेसिंग डिले भी हो सकता है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1/1+2 है, जो भी ये लोग बताते हैं भाई, ठीक है, वो फॉर्मूला कभी भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, सिंपल कभी भी एफिशिएंसी आएगा तो यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये याद रखो, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या होता है, कभी कभी पूछता है थ्रूपुट, कभी कभी पूछता है इफेक्टिव बैंडविड्थ, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या है सर, थ्रूपुट ही है। कभी कभी पूछता है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, वो भी थ्रूपुट ही है। मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, ये भी थ्रूपुट ही है। तो इसके नाम याद रखना, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, थ्रूपुट क्या है, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइड बाय टोटल टाइम। थ्रूपुट क्या है, लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब लेंथ ऑफ द फ्रेम क्या होता है, एल, लेंथ ऑफ द फ्रेम क्या होता है, एल, आप देख रहे, और भाई टोटल टाइम तो वही है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। या थ्रूपुट को हम कैसे याद रख सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। थ्रूपुट क्या है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, दो फॉर्मूले, दोनों से आंसर सेम आने वाला है भाई, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम, कुछ भी फॉर्मूला लगाओ आंसर सेम ही रहेगा। अब जीबीएन की एफिशिएंसी की बात करें हमारे पास, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही, यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो एक ध्यान रखना बस, हमारे पास जीबीएन क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है। यहां पे हम एक फ्रेम नहीं भेजते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, एन फ्रेम भेजते हैं एक साथ। कितने पैकेट भेजते हैं, एन। एन क्या है, विंडो सेंटर साइज। तो जब हमारे पास स्टॉप एंड वेट में यूजफुल टाइम क्या था, ट्रांसमिशन डिले। अब यहां पे एन पैकेट भेज रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो एन इंटू ट्रांसमिशन डिले हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो यानी हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स चेंज हो गई, एफिशिएंसी क्या है, एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम। पहले क्या था, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, यहां पे क्या होगा, एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, लेकिन टोटल टाइम वही है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले, ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट, नो चेंज हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थ्रूपुट क्या है। अब देखो स्टॉप एंड वेट में हम क्या करते थे, एक पैकेट भेजते थे, तो क्या था फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी उस टोटल टाइम में सिर्फ हम एक ही पैकेट को भेजते थे। भाई यहां पे आप देखो ना, यहां पे मैंने क्या बताया अभी, लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो भी टोटल टाइम होता था उसमें सिर्फ एक पैकेट भेजते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम पूरी विंडो भेज रहे हैं। विंडो का साइज कितना है, एन, तो एन पैकेट भेज रहे हैं, तो एन इंटू लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट को। तो यहां पे हम एक पैकेट नहीं भेज रहे, थ्रूपुट क्या है, एन इंटू लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम। एन इंटू लेंथ ऑफ द फ्रेम, टोटल टाइम वही है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले, ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है नाउ या आप थ्रूपुट के लिए ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला यही है, थ्रूपुट इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, जो हर जगह आपको काम आएगा। तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो थ्रूपुट के लिए, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, बाकी फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हो, वो जीबीएन प्रोटोकॉल हो या एसआर प्रोटोकॉल हो, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास किसकी, सिलेक्टिव रिपीट की। तो एफिशिएंसी वही है, यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो यहां पे हमारे पास एफिशिएंसी यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, कुछ नहीं है। अब यहां पे हमारे पास क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जीबीएन के अंदर एन क्या है, विंडो सेंटर साइज, एन इटसेल्फ होता है। इन जीबीएन एन इज द विंडो सेंटर साइज। यहां पे एसआर के अंदर विंडो सेंटर साइज खुद क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, विंडो सेंटर साइज इनटू ट्रांसमिशन डिले, जो भी सेंटर साइज गिवन है, विंडो सेंटर साइज इनटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले, ट्रांसमिशन डिले। ठीक, तो जीबीएन और एसआर में कोई अंतर नहीं है, वहां एन है, यहां एन भी कर सकते हो। एन क्या है, विंडो सेंटर साइज मान लो, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थ्रूपुट वही है, एन की जगह विंडो सेंटर साइज रिप्लेस करना है। जीबीएन में क्या था, एन इंटू लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां पे क्या है हमारे पास, विंडो सेंटर साइज इंटू लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम का फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। या आप इसको और से भी याद रख सकते हो कि भाई थ्रूपुट क्या है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ है। मैं तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा थ्रूपुट का, कुछ मत याद रखो, थ्रूपुट इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ याद रख लो, काम चल जाएगा आपका। बात समझ में आ गई। अब यहां पे हमारे पास टेबल देख लो, हमारे पास फॉर्मूले मैंने आपको सब बता दिए। अब बाकी पॉइंट तक, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिस्कस हो गया, थ्रूपुट हो गया, यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, सारी चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बफर की बात की जाए, विंडो सेंटर साइज एक होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, रिसीवर साइज एक होता है।
तो विंडो सेंडर की साइज एक, रिसीवर की साइड एक की जरूरत होती है। सीक्वेंस नंबर की बात की जाए, 2 सीक्वेंस नंबर ही काफी है, 0 एंड 1। स्टॉप एंड वेट में हमारे पास सारे पैकेट्स को हम 2 ही सीक्वेंस नंबर से भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, यहां पे क्या है, जीबीएन के अंदर हमारे पास बफर n, बिकॉज विंडो सेंडर साइज कितना होता है जीबीएन का n, और रिसीवर साइज कितना होता है 1, तो n सेंडर की साइड बफर की रिक्वायरमेंट है और 1 रिसीवर की साइड रिक्वायरमेंट है। एसआर की बात करें तो विंडो सेंडर साइज और रिसीवर साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेंडर साइज n है, रिसीवर साइज n है। यहां पे हमारे पास सेंडर और रिसीवर दोनों को ऐड कर ले तो सीक्वेंस नंबर निकल आता है। भाई सीक्वेंस नंबर कैसे फाइंड करते हो, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड विंडो सेंडर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंडर साइज n है, रिसीवर साइज 1, n+1 आ गया, ठीक है। यहां पे कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2n, बिकॉज n+n को ऐड कर लो। हमेशा ध्यान रखना मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड इन स्लाइडिंग विंडो, दिस इज नथिंग बट विंडो सेंडर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज, ठीक है। सीक्वेंस नंबर k बिट का है तो विंडो सेंडर साइज कितना होगा, 2k-1, ठीक है। देखो यानी जीबीएन के अंदर यदि आपके पास 8 सीक्वेंस नंबर है तो विंडो सेंडर साइज कितना होता है 7, रिसीवर साइज कितना होता है 1। तो यदि हमारे पास 3 बिट का है तो 2^3-1, तो ये हमारे पास 2^k-1, विंडो रिसीवर साइज ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी हमारे पास ये मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे k-1 पावर में होता है दोस्तों, -1 क्या होगा, पावर में होगा k-1। क्यों, यदि एसआर प्रोटोकॉल के अंदर आपको विंडो सेंडर साइज यदि सीक्वेंस नंबर 3 बिट का है तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हो, 2^3 8। यदि 8 सीक्वेंस नंबर विंडो सेंडर साइज कितना होगा 4, रिसीवर साइज कितना होगा 4, तो 2^3-1, 2^3-1, 2^2, 2^2 4, सिंपल। तो ये हो जाएगा, बात क्लियर है फटाफट से। और जो मैंने वहां पे टोटल टाइम का फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, बिकॉज यहां यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखा है, तो टोटल टाइम और राउंड ट्रिप टाइम, टोटल टाइम और राउंड ट्रिप टाइम दोनों एक ही है, तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होना कि भाई टोटल टाइम क्या है, राउंड ट्रिप टाइम क्या है। समटाइम्स दे आस्क ए क्वेश्चन, तो टोटल टाइम राउंड ट्रिप टाइम यहां पे हमारे पास दोनों बात एक ही है। ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट, प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ठीक है। बढ़ जाए भाई, ठीक है। लॉग वॉग याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, इतने दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। IPv4 हेडर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, इसका हेडर आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है। वर्जन हमारे पास 4 बिट का है, हेडर लेंथ फील्ड उसके बाद 4 बिट का है, सर्विसेज मेरे पास 8 बिट की है, टोटल लेंथ मेरे पास 16 बिट का है, आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट का है, फ्लैग यहां पे 3 बिट का है, फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट का है, टाइम टू लीव मेरे पास 8 बिट का है, प्रोटोकॉल 8 बिट का है, हेडर चेकसम 16 बिट का है, सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट का है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 32 बिट का है, और नीचे हमारे पास ये हमारे पास 0 से 40 बाइट ये ऑप्शनल है। क्यों, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। ट्रिक क्या थी भाई, ट्रिक भी बताई थी आपको पहले वाली सेशन में जब ये पढ़ाया था, तो एक बच्चे ने मुझे ट्रिक बताई थी, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको लिखी थी। तो यानी यहां पे हमारे पास इन सारे इंफॉर्मेशन को एज इट इज याद रखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बताते हैं आगे बढ़े। टीसीपी एंड यूडीपी की बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास 2 ही फेमस प्रोटोकॉल हैं, या तो हमारे पास क्या है टीसीपी भाई, या क्या है हमारे पास यूडीपी, ठीक है। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। ये क्या है दोस्तों हमारे पास, कनेक्शन ओरिएंटेड। और ये क्या है हमारे पास, कनेक्शन लेस है, ठीक है। अब टीसीपी हेडर भी आपको एज इट इज रिमेंबर याद रखना पड़ेगा भाई। वेरी हैंडसम वाला लिख दो भाई, क्या था, वेरी हैंडसम स्टूडेंट इज फुली फाइन टू प्ले हॉकी, यस। तो वेरी हैंडसम स्टूडेंट इज फुली फाइन टू प्ले हॉकी, बहुत बढ़िया, सबको याद भी है भाई, ठीक है। सोर्स पोर्ट 16 बिट का होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट का होता है, फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या है, सीक्वेंस नंबर 32 बिट का है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट का है। इसके बाद हेडर लेंथ फील्ड 4 बिट का है, ये 6 बिट रिजर्व है, ये 6 फ्लैग हैं, यूआरजी, एसीके, पीएसएच, आरएसटी, सिन और फिन। और विंडो साइज और एडवर्टाइज विंडो कितनी है, 16 बिट की है। चेकसम फील्ड 16 बिट का है, और हमारे पास अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का है। तो यहां भी आपको ये पता है हमारे पास ये फिक्स हेडर साइज जो है वो 20 बाइट का होता है दोस्तों। कितनी बाइट का होता है, 20 बाइट का। ये फिक्स्ड रहता है, ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। और ये 40 बाइट का क्या है, ये वेरिएबल रहता है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल।
ये क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, कितने का, 40 बाइट का, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम हेडर साइज 20 होता है, मैक्सिमम हेडर साइज 60 होता है, ये वाली बात आपको पता है पहले से, ठीक है। अब देखो ये याद रखना है आपको, पोर्ट नंबर 0 से 1023 तक हमारे पास क्या है, वेल नोन पोर्ट नंबर है। 1024 से हमारे पास 49 151 तक क्या है, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, और रिजर्व्ड बोल सकते हैं इनको, रिजर्व्ड पोर्ट नंबर। 49 152 से हमारे पास 65 535 तक क्या है, ये डायनेमिक पोर्ट नंबर है, यानी फ्रीली अवेलेबल है ये पोर्ट नंबर। अब उसके बाद रैप अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी सिखाया था भाई, फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रैप अराउंड टाइम क्या है, टोटल सीक्वेंस नंबर डिवाइड बाय बैंडविड्थ। लेकिन बस ये पॉइंट याद रखना है कि बैंडविड्थ मस्ट बी इन बाइट पर सेकंड, किस में होनी चाहिए, बाइट पर सेकंड में होनी चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है भाई, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड टू अवॉइड रैप अराउंड टाइम। कभी भी ये पूछा जाए मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड टू अवॉइड रैप अराउंड टाइम, बैंडविड्थ इनटू लाइफ टाइम, एलटी का मतलब है लाइफ टाइम। मिनिमम नंबर ऑफ बिट पूछ ले तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड रैप अराउंड टाइम, ये क्या होगा, लॉग बेस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2, अपर बाउंड्री लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 बैंडविड्थ इनटू लाइफ टाइम। ये फॉर्मूले हमने आपको कल भी बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना है हमारे पास सिन जो है, सिन इक्वल टू 1, ये एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर। एसी के इक्वल टू 1 है तो ये कंज्यूम 0 सीक्वेंस नंबर। यदि ओनली एक्नॉलेजमेंट हम भेज रहे हैं, प्योर एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता है। फिन हमारे पास किस लिए यूज होता है भाई, कनेक्शन को टर्मिनेशन में यूज होता है। कंज्यूम क्या करता है, 1 सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, 1 डेटा बाइट कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर। बिकॉज टीसीपी क्या है, बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है, एवरी बाइट इज एसोसिएटेड विद सीक्वेंस नंबर। हर एक बाइट एक सीक्वेंस नंबर से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है, ठीक है। सिन यदि 1 है, एसी के 0 है, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। 1 1 क्या है, रिप्लाई है। 0 1 क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। और यदि दोनों की वैल्यू 0 0 है तो भाई ये क्या है, डेटा है, ठीक है। ये याद रख लेना, बिकॉज डायरेक्टली सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से हमारे पास टाइम आउट टाइमर आपने देखा होगा भाई हमारे पास, वैसे तो यहां से गेट में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन फिर भी कंसेप्ट को रिवाइज करा देते हैं। बेसिक एल्गोरिथम में क्या है हमारे पास, टाइम आउट टाइमर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम। टाइम आउट टाइमर क्या है, 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम। नेक्स्ट राउंड ट्रिप टाइम, नेक्स्ट डेविएशन, नेक्स्ट राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है, अल्फा इंटू इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम। यही है, अल्फा इंटू इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम। और अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 और 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन डोंट टेक 0, डोंट टेक 1, दिस द सजेशन। जैकोब्सन एल्गोरिथम में बात की जाए तो सिर्फ टाइम आउट टाइमर का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। क्या है, 4 इंटू इनिशियल डेविएशन प्लस राउंड ट्रिप टाइम, 4 इंटू इनिशियल डेविएशन प्लस राउंड ट्रिप टाइम। नेक्स्ट राउंड ट्रिप टाइम का वही फॉर्मूला है, अल्फा इंटू इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम। तो यही फॉर्मूला आपको यहां पे देखने के लिए मिला है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू वही है, लेकिन आपको एक्चुअल डेविएशन निकालना पड़ेगा यहां पे। तो एक्चुअल डेविएशन क्या होगा, इनिशियल राउंड ट्रिप टाइम माइनस एक्चुअल राउंड ट्रिप टाइम। एक बात और याद रख लो, ये मोड लिखा हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। यदि मान लो यहां से मैं 10 माइनस 20 कर दूं ना, 10 माइनस 20, तब भी वैल्यू क्या आएगी, प्लस 10। नेक्स्ट डेविएशन कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट डेविएशन निकालते हैं अल्फा इंटू इनिशियल डेविएशन प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू एक्चुअल डेविएशन। नेक्स्ट डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद है। नेक्स्ट एक चीज आपको और पता है भाई, कंजेशन कंट्रोल में आ जाते हैं। विंडो सेंटर साइज क्या होता है, मिनिमम ऑफ डब्ल्यूसी कोमा डब्ल्यूआर। कंजेशन डब्ल्यूसी क्या है, कंजेशन विंडो, डब्ल्यूआर क्या है, रिसीवर विंडो। और याद रख लो 3 फेस है, स्लो स्टार्ट फेस, कंजेशन अवॉइडेंस फेस, कंजेशन डिटेक्शन फेस। स्लो स्टार्ट फेस में क्या होता है, इफ एन एसी कह रहा है यदि कोई एक्नॉलेजमेंट आता है तो डब्ल्यूसी इक्वल टू डब्ल्यूसी प्लस 1, यानी हमारे पास कंजेशन विंडो कितना इंक्रीमेंट होता है, 1। ये पॉइंट या तो आप इसको याद रख लो, या दूसरा पॉइंट क्या है, इसको याद रख लो कि आफ्टर 1 राउंड ट्रिप टाइम, एक राउंड ट्रिप टाइम के बाद कंजेशन विंडो कितनी हो जाती है, डबल, डब्ल्यूसी इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यूसी। कंजेशन अवॉइडेंस फेस में क्या होता है, इफ एन एसी कह रहा है यदि कोई एक्नॉलेजमेंट आता है तो डब्ल्यूसी कितना इंक्रीमेंट होता है, डब्ल्यूसी इक्वल टू डब्ल्यूसी बाई प्लस 1 बाई डब्ल्यूसी। यानी एक एक्नॉलेजमेंट आता है तो 1 बाई डब्ल्यूसी इंक्रीमेंट होता है। यहां पे हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है स्लो स्टार्ट फेस में तो इंक्रीमेंट बाई प्लस 1 होता है, यहां पे 1 बाई डब्ल्यूसी।
आफ्टर वन राउंड ट्रिप टाइम, या हमारे पास इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर वन राउंड ट्रिप टाइम WC इक्वल टू WC प्लस वन, यानी एक राउंड ट्रिप टाइम के बाद सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट होता है। कंजेशन हम डिटेक्ट कर सकते हैं टाइम आउट टाइमर से, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट से। टाइम आउट टाइमर क्या इंडिकेट करता है? सीवियर कंजेशन कंडीशन। उस केस में क्या होता है? न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज एंड नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट फ्रॉम 1 सेगमेंट। ये याद रखना, टाइम आउट टाइमर हुआ है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू, न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज। कहां से स्टार्ट करेंगे? एक सेगमेंट से। और एल्गोरिथम कहां एंटर करता है? स्लो स्टार्ट फेज में। यानी फिर से 1 2 4 इस टाइप से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट इंडिकेट माइल्ड कंजेशन कंडीशन। इन दिस केस न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज सेट टू हाफ ऑफ द करंट विंडो साइज। न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? हाफ कर देते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? लेकिन न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से स्टार्ट करते हैं एंड एल्गोरिथम एंटर्स इन ए कंजेशन अवॉइडेंस फेज। इंक्रीमेंट क्या करते हैं? 1 by 1 इंक्रीमेंट करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, टोकन बकेट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स हम कितने भेज सकते हैं इन द टाइम इंटरवल टी, वो हमारे पास क्या होता है? C+RT, मैक्सिमम पैकेट भेज सकते हैं। यदि मैक्सिमम एवरेज रेट की बात की जाए टी टाइम में हम कितना भेजते हैं? C+RT। भाई यहां पे ये था टी सेकंड में हम कितने पैकेट भेज रहे थे? C+RT। तो एक सेकंड में कितना भेजेंगे हमारे पास? C+RT/T। ये मैक्सिमम एवरेज रेट है। यानी क्या है मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ टोकन बकेट? M इक्वल टू C+RT। क्या है? M इक्वल टू C+RT/T। यहां से आप T की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दी MT इक्वल टू C+RT। यहां से हमारे पास इसको इधर ले गए, हमारे पास MT - RT इक्वल टू C। तो यहां से T कॉमन ले लिया, M - R इक्वल टू C। तो T इक्वल टू कितना आ गया? C/M - R। तो ये ध्यान रखना कि ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है, T इक्वल टू C/M - R, यदि यहां से T की वैल्यू पूछता है। अब देखो, इसमें कुछ ही पूछ सकता है, आप ये याद रख लो, M इक्वल टू C+RT/T। M पूछ सकता है हमारे पास, C पूछ सकता है, R पूछ सकता है, T पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू यहां से पूछ सकता है। अब C क्या है? टोकन बकेट की कैपेसिटी है। R क्या है? टोकन अराइवल रेट है। और M क्या है? हमारे पास मैक्सिमम एवरेज रेट है। M क्या है? मैक्सिमम एवरेज रेट है, ठीक है। ये आपको याद होगा। यूटीपी में सोर्स पोर्ट 16 बिट का होता है। ये हमारे पास 8 बाइट का हेडर है। ये हमारे पास देखो 16 बिट 32 बिट यानी 4 बाइट हो गए, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास ये क्या है? 4 बाइट हो गए। तो ये 8 बाइट का मेरे पास यूडीपी का हेडर है। कितने बाइट का है दोस्तों? ये 8 बाइट का हेडर है, ठीक है। फील्ड क्या है? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ है। इसको टोटल लेंथ लिखो आप, डू नॉट गेट कंफ्यूज। टोटल लेंथ 16 बिट। ये क्या है? चेकसम है। और चेकसम कंप्यूट करना यहां मैंडेटरी नहीं है। चेकसम कंप्यूट करना यहां क्या है? ऑप्शनल है। चेकसम कंप्यूट करना क्या है? यहां पे ऑप्शनल है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल पे आ जाते हैं भाई। यहां पे भी कुछ फॉर्मूले याद रख लेते हैं। क्या है यहां पे? देखो, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा की बात करें हमारे पास, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा इन एनी टाइम। कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है प्योर अलोहा में। स्लॉटेड अलोहा में क्या है? एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द एनी टाइम स्लॉट। यानी जो भी हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट होगा सिर्फ वहीं पे डेटा ट्रांसफर कर सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये याद रखना है, वुल्नरेबल टाइम इन विच कोलिजन में अकर। जहां पे कोलिजन हो सकता है वो क्या है? 2 × TF। और TF क्या है? TF है ट्रांसमिशन टाइम फॉर सिंगल फ्रेम। यहां पे क्या है? वुल्नरेबल टाइम हमारे पास आप देख रहे हो ओनली TF है। तो वुल्नरेबल टाइम क्या है? कोलिजन की रेंज है, वो टाइम जिसमें कोलिजन हो सकता है। यहां पे 2 × TF है, यहां पे TF है। तो यानी कोलिजन के चांसेस क्या हो गए? हाफ हो गए यहां पे 50%। जब कोलिजन के चांसेस कम होंगे तो हमारे पास थ्रूपुट क्या होगी? बढ़ेगी। थ्रूपुट क्या होगी? बढ़ेगी। वही है, देखो थ्रूपुट का फॉर्मूला देख लो यहां पे हमारे पास, थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा क्या है? थ्रूपुट का प्योर अलोहा G × e⁻⁻2g। यहां पे 2 कहां से आया है? यहां पे 2 कहां से आया है? यहां पे जो ये 2 है दोस्तों, ये 2 आया है हमारे पास यहां पे, बिकॉज वुल्नरेबल टाइम यहां पे 2 TF था ना, तो इसलिए G × e⁻⁻2g है। मैक्सिमम थ्रूपुट प्योर अलोहा की है हमारे पास 18.4%। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम थ्रूपुट प्योर अलोहा की कितनी है, ठीक है। और कब आती है? जब जी की वैल्यू क्या होती है? 1/2। एनीवन कैन टेल मी जी क्या है? जी क्या है? नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द नेटवर्क इन 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। यानी एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कितने फ्रेम नेटवर्क के ऊपर क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। दिस इज नथिंग बट ए जी, ठीक है।
यहां पे हमारे पास आप देखोगे इसकी थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू ई पावर माइनस जी। स्मॉल सा डिफरेंस है, कैसे याद रखोगे, यहां पे वुलनेबल टाइम 2 इंटू टी एफ था, तो फॉर्मूले में क्या है माइनस टू जी है। यहां पे वुलनेबल टाइम कितना टी एफ था, तो फॉर्मूले में माइनस ये 2 हट गया, यहां 1 ही रह गया, ई पावर माइनस 1 जी है, ये जी को क्या बोल सकते हैं ओनली जी, 1 जी क्या है जी है, तो जी इंटू ई पावर माइनस जी। ध्यान रखना क्यों, वुलनेबल टाइम यहां 2f था, 2 इंटू टी एफ था, इसलिए यहां पे 2 लगा हुआ था फॉर्मूले में, यहां पे ओनली टी एफ है तो यहां पे 2 नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे हमारे पास जब रेंज इसकी हमारे पास कितनी थी, 2 इंटू टी एफ थी, इसकी रेंज क्या ओनली टी एफ है, तो जब कोलिजन की रेंज, जो नंबर ऑफ कोलिजन मेरे पास रिड्यूस हो गए 50%, भाई यहां से देखा जाए 2 इंटू टी एफ, यहां टी एफ, तो थ्रूपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे आप थ्रूपुट कितनी थी 18.4%, तो यहां पे मैक्सिमम थ्रूपुट कितनी है 36.8, कब आती है जब जी की वैल्यू क्या है 1 है। तो यानी यहां से इसकी थ्रूपुट डबल है, क्यों, नंबर ऑफ कोलिजन्स हाफ हो गए, तो थ्रूपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ प्योर अलोहा इज इट्स सिंप्लिसिटी इन इंप्लीमेंटेशन, सिंपल है इंप्लीमेंट करना। द मेन एडवांटेज ऑफ स्लॉटेड अलोहा इज दैट इट रिड्यूस द नंबर ऑफ कोलिजन टू हाफ, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गए हाफ, यहां 2 इंटू टी एफ था, यहां टी एफ था, एंड डबल द थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा, प्योर अलोहा की थ्रूपुट क्या हो गई हमारे पास डबल हो गई, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं, एक पॉइंट और है हमारे पास, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास, मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम टू डिटेक्ट द कोलिजन इन ईथरनेट, ये सवाल पूछा जाएगा हमारे पास, मिनिमम फ्रेम साइज कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए ईथरनेट या सीएसएमए सीडी, इसमें से कुछ भी आ जाए, बिकॉज ईथरनेट क्या यूज करता है सीएसएमए सीडी। तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला भाई, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। बहुत सारी जगह हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। भाई ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल, बिकॉज किसी क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल गिवन हो सकता है, ठीक है। हाँ, सारी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। बैक ऑफ एल्गोरिथम में हमारे पास वेटिंग टाइम क्या होता है भाई, के इंटू स्लॉट ड्यूरेशन, ये स्लॉट ड्यूरेशन हमारे पास क्या होता है, के इंटू राउंड ट्रिप टाइम, किताबों में गिवन है हमारे पास। अब किसी किसी बुक में हमारे पास के इंटू ये राउंड ट्रिप टाइम की वैल्यू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले गिवन है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग गिवन है हमारे पास, ठीक है, के इंटू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, यहां पे कहीं कहीं ये भी गिवन है, ये राउंड ट्रिप टाइम क्या है 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो कभी भी आज तक गेट का सवाल यहां से पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाएगा तो स्लॉट ड्यूरेशन खुद क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, यदि पूछता है तो स्लॉट ड्यूरेशन खुद क्वेश्चन में गिवन होगी, बिकॉज अलग अलग किताब में अलग अलग बातें यहां पे बोली गई हैं, ठीक है। के क्या है, के इज एनी रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर है इन बिटवीन 0 टू 2 पावर n माइनस 1, ये -1 यहां पे नहीं है दोस्तों, 0 टू 2 पावर n माइनस 1 यहां पे है, यानी हमारे पास एनी रैंडम नंबर, यदि हमारे पास एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन 0 टू 2 पावर n माइनस 1, n क्या है, n क्या कोलिजन नंबर है, कोलिजन नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू, कोलिजन नंबर इन नहीं है इज, कोलिजन नंबर इज विद रेस्पेक्ट टू डेटा पैकेट। ध्यान रखना कोलिजन नंबर किसके रेस्पेक्ट में होता है, डेटा पैकेट के रेस्पेक्ट में होता है, ना कि स्टेशन के रेस्पेक्ट में, किसके, डेटा पैकेट के, ये डेटा पैकेट थर्ड बाइट कोलाइड हुआ है या फोर्थ बार कोलाइड हुआ है या फिफ्थ बार कोलाइड हुआ है, स्टेशन के रेफरेंस में कोलिजन नंबर नहीं आता है, तो कोलिजन नंबर ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू डेटा पैकेट। 15 मिनट। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, एफिशिएंसी इन ईथरनेट, ईथरनेट या सीएसएमए सीडी की कभी एफिशिएंसी पूछी जाएगी तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास किताब में गिवन है फोरजन में 1/1 प्लस 6.44 ए, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं हमारे पास ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, बिकॉज ए का मतलब क्या, प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाय ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में हमारे पास इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोलिजन टाइम गिवन है, कंटेंशन स्लॉट गिवन है हमारे पास, तो क्या होगा, यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, यूजफुल टाइम होता है ट्रांसमिशन डिले, टोटल टाइम होता है कोलिजन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन टाइम। सर कोलिजन टाइम कैसा निकालेंगे, तो कोलिजन टाइम कैसा निकालेंगे, कोई हमारे पास स्टेशन कितनी बार कोलाइड हुआ है
और कोलिजन की ड्यूरेशन क्या थी। सपोज मेरे पास मेरा पैकेट 3 बार कोलाइड हुआ और एक बार में टाइम वेस्ट हुआ मेरे पास 2 सेकंड, तो 3 इंटू 2 6 सेकंड वेस्ट हो गया। तो यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ कंटेंशन स्लॉट 3, यानी 3 स्लॉट, कंटेंशन स्लॉट मतलब कोलिजन स्लॉट के 3 स्लॉट वेस्ट हुए और एक स्लॉट की ड्यूरेशन हमारे पास 5 सेकंड है, तो यानी हमारे पास 3 स्लॉट वेस्ट हुए, एक की ड्यूरेशन 5 सेकंड है, तो 3 इंटू 5 कर देंगे, सिंपल बात, कोलिजन टाइम ऐसा निकाल लेंगे। क्वेश्चन के अंदर यदि कोलिजन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पे एफिशिएंसी पूछता है, तो यही फॉर्मूला लगाना है 1/1 + 6.44 है। यदि क्वेश्चन में खुद हमारे पास क्या गिवन है, कोलिजन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि नंबर ऑफ कंटेंशन स्लॉट 3 स्लॉट्स वेस्टेड और एक स्लॉट की ड्यूरेशन ये है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, कोलिजन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपेगेशन डिले निकाल सकते हैं। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा डायरेक्टली ये लगाओ ना। एक चीज और है हमारे पास, यहां पे बहुत कंफ्यूज होता है कि सर p इंटू 1 - p पावर n-1 कब लगाना है और n इंटू p इंटू 1 - p पावर n-1 कब लगाना है। तो भाई हमारे पास ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर सिंगल स्टेशन, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर सिंगल स्टेशन, यानी हमारे पास ये सिंगल स्टेशन, क्यों, एक स्टेशन ट्रांसफर करे और बाकी n-1 नहीं करने चाहिए। जब एक स्टेशन ट्रांसफर करेगा तो बाकी ना कर, एक स्टेशन ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी p है, तो दूसरा नहीं करेगा वो क्या होगा 1 - p, तीसरा नहीं करेगा 1 - p 1 - p, तो n-1 स्टेशन नहीं करने चाहिए, तभी एक कर पाएगा। तो n-1 के ना करने की क्या हो जाएगी 1 - p 1 - p n-1 टाइम्स, सो p इंटू 1 - p पावर n-1। तो यहां पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर सिंगल स्टेशन, या इसको हम बोलते हैं थ्रूपुट ऑफ होस्ट। कहीं कहीं क्वेश्चन में थ्रूपुट ऑफ होस्ट पूछा जाए तो हमारे पास आपको यह बताना है, ये हमने बहुत डिटेल में पेड कोर्स में कराया भी है। यहां पे हमारे पास n इंटू p इंटू 1 - p पावर n-1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर एनी स्टेशन अमंग ऑल स्टेशन, एनी स्टेशन अमंग ऑल स्टेशन, और बोल सकते हैं अमंग एन स्टेशन। यदि n स्टेशन है उसमें से एक की सक्सेस, एक ही ट्रांसफर करेगा तो आउट ऑफ n, यानी कोई सा भी कर सकता है, तो वो क्या होगा n इंटू p इंटू 1 - p पावर n-1। यदि आपसे पूछा जाए कि मान लो 4 स्टेशन है, S1 ट्रांसफर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता चलेगा कि S1 ही ट्रांसफर कर रहा है, तो S1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी p, S2 की क्या होगी 1 - p, S3 की क्या होगी 1 - p, S4 की क्या होगी 1 - p, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जो पर्टिकुलर स्टेशन के ये स्टेशन ट्रांसफर कर रहा है, अब यदि आउट ऑफ n 4 में से कोई सा भी कर सकता है, तो S1 भी कर सकता है, S2 भी कर सकता है, S3 भी कर सकता है, S4 भी कर सकता है, तो क्या होगा n इंटू p इंटू 1 - p पावर n-1। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराए भी हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हमारे पास स्विचिंग की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, स्विचिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्विचिंग में क्या है, पैकेट सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में कुछ डिफरेंस पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट लेके आया हूं। यहां पे नो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, कोई स्टोर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है, जो यहां पे हमारे पास सर्किट स्विचिंग से वैसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन टोटल टाइम का यदि क्वेश्चन आता है तो आप कैसे निकालोगे, बाकी पॉइंट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल टाइम क्या होगा, सेटअप टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन टाइम प्लस टीयर डाउन टाइम, लेकिन आप सेटअप टाइम ऐसे, ट्रांसमिशन डिले क्या होगा, पैकेट का लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। प्रोपेगेशन डिले आप देख रहे हो ना, यहां पे प्रोपेगेशन डिले क्या होगा सर्किट स्विचिंग में, यदि मान लो यहां पे हमारे पास ऐसी कंडीशन है, देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास ये मान लो हमारे पास कोई ए है, या सोर्स और डेस्टिनेशन ले लो, मान लो ये मेरे पास कोई सोर्स है, ये मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पहले हमारे पास पैकेट भेजने से पहले ये पाथ, एक पर्टिकुलर फिजिकल लिंक बन जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, एक लिंक बन गया यहां पे। अब यदि मान लो आपने कोई पैकेट है, ये कोई पैकेट है, इस पैकेट को आपने जैसे ही हमारे पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लिंक पे ट्रांसफर करने में जो समय लगता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले। पैकेट यहां आ जाएगा, जैसे ही पैकेट यहां आएगा तो यानी यहां पे भाई पैकेट को यहां से यहां आने में क्या लगेगा, प्रोपेगेशन डिले टाइम लगेगा। यहां पे कोई डिले नहीं हो सकता, बिकॉज
पूरा हमारे पास एक फिजिकल पाथ सोर्स से डेस्टिनेशन में बन चुका है, देयर विल बी नो डिले हियर। अब सीधा पैकेट हमारे पास, लेकिन यहां से यहां आएगा फिर से प्रोपेगेशन डिले लगेगा, पैकेट यहां से यहां आएगा फिर से प्रोपेगेशन डिले लगेगा, पैकेट यहां से यहां आएगा फिर से प्रोपेगेशन डिले लगेगा, लेकिन ट्रांसमिशन डिले एक ही बार लगेगा, बिकॉज पूरा हमारे पास एक फिजिकल लिंक यानी फिजिकल पाथ बन चुका है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग में क्या होता है अभी हमारे पास? टोटल टाइम की बात की जाए तो टोटल टाइम मेरे पास क्या है भाई? एक तो कनेक्शन को सेटअप करने में कोई टाइम लगता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? सेटअप टाइम। क्या बोलते हैं इसको? सेटअप टाइम। प्लस यहां पे हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम लगेगा भाई, ट्रांसमिशन डिले, प्लस प्रोपेगेशन डिले भी लगेगा, प्लस टीयर डाउन टाइम लगेगा हमारे पास। क्या लगेगा? टीयर डाउन टाइम। टीयर डाउन टाइम। अब सेटअप टाइम खुद क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे पास, सेटअप टाइम को मैं एस मान ले रहा हूं। ट्रांसमिशन डिले क्या है? पैकेट का साइज, सपोज हमने एल मान लिया, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइड बाय बी, ये हो गया, एक ही बार लगा। प्लस प्रोपेगेशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। प्रोपेगेशन डिले यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है। जितनी बार लग रहा है? 4 बार लग रहा है। हॉप कितने? 1 2 3 4, एक्स हॉप, तो एक्स इंटू डी बाई वी, प्लस टीयर डाउन टाइम क्या डिनोट कर रहा हूं? टी। नंबर ऑफ हॉप्स मेरे पास क्या है? यहां पे एक्स है, ये याद है आपको फॉर्मूला? नंबर ऑफ हॉप्स क्या है मेरे पास? एक्स। ये फॉर्मूला आ जाएगा भाई, क्लियर है बात? अब यदि मान लो मैं यहां से हमारे पास पैकेट स्विचिंग की बात करूं, तो पैकेट स्विचिंग के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कि हमने यदि हमारे पास उसमें डिवाइड कर रखा है भाई साहब, ये फॉर्मूला है फॉर एक्स हॉप एंड एन पैकेट। फॉर एक्स हॉप है और पैकेट्स कितने हैं हमारे पास? एंड एन पैकेट्स हैं, एन पैकेट में डिवाइड कर रखा है। तो कोई स्टूडेंट बताएगा टोटल टाइम कितना लगेगा? एनी वन कैन टेल मी टोटल टाइम कितना लगेगा? एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस एक्स माइनस 1, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, हमारे पास बहुत बार हमने डिस्कस किया, क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, पीआरडी, और प्लस एन माइनस 1 ट्रांसमिशन डिले। तो ये हमने एक रामबाण फॉर्मूला बताया था भाई, किसके लिए? पैकेट स्विचिंग में हमारे पास एक्स हॉप और एन पैकेट के लिए। याद है ये फॉर्मूला आपको? याद है भाई ये फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को याद है, सही है। एक चीज और थी हमारे पास, जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमल पैकेट साइज। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्टिमल पैकेट साइज पूछ लेता है। बहुत सारे जगह इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन गिवन है, एक गेट का क्वेश्चन आया था, लेकिन उसको याद नहीं रखना है भाई साहब, ठीक है। मैसेज साइज एम है, हेडर साइज स्मॉल एच है, पी क्या है? पेलोड लेंथ पैकेट साइज, यानी हमारे पास पैकेट के अंदर डेटा स्मॉल पी या पेलोड हमारे पास क्या है? पी है। नंबर ऑफ हॉप्स क्या है? एक्स है। तो यहां से स्मॉल पी निकाल सकते हो। स्मॉल पी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? स्मॉल पी मतलब पेलोड, अंडर रूट एम एच बाई एक्स माइनस 1, एम एच बाई एक्स माइनस 1। एम क्या है? मैसेज साइज, एक्स क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ हॉप्स, एच क्या है? हेडर। लेकिन जब पैकेट साइज की बात करेगा, ऑप्टिमल पैकेट साइज, पैकेट साइज को मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल पी, तो क्या है? पी प्लस एच। क्या है? पी प्लस एच, यानी ये हमारे पास क्या है? स्मॉल पी, यानी पेलोड प्लस एच क्या है? हेडर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और यदि मान लो कहीं क्वेश्चन में नंबर ऑफ पैकेट्स पूछने लगे, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकालोगे भाई? एनीवन कैन टेल मी नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकालोगे? मैसेज साइज एम था, डिवाइड बाई एक पैकेट का साइज कितना है? पी है, एम बाई पी, नंबर ऑफ पैकेट्स निकल जाएंगे। क्लियर है बात? क्लियर है भाई बात? फटाफट से बताओ। मैसेज साइज डिवाइड बाई, ये ध्यान रखना स्मॉल पी, जो मैसेज का साइज है डिवाइड बाई स्मॉल पी, यानी जो डेटा है, मैं कह रहा हूं 1000 बाइट की फाइल, 1000 की कोई फाइल है, 1000 हमारे पास केबी की कोई फाइल है, ठीक है।
और हम उसको डिवाइड कर दिया, और एक पैकेट का साइज 100 है तो 1000 बाई 100 करेंगे, यानी डेटा जो है हमारे पास। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे। भाई यहां से कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ कुछ ट्रिक हैं जो आपको याद रखनी है। भाई क्या है, डीएनएस जो है उसका पोर्ट नंबर कितना है 53, और डीएनएस क्या यूज करता है यूडीपी। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना है भाई 80 है, क्या यूज करता है टीसीपी। एफटीपी 20 और 21, डेटा कनेक्शन 21 है, कंट्रोल कनेक्शन 21 है पोर्ट नंबर, और एफटीपी क्या है टीसीपी है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना है 25, क्या यूज करता है टीसीपी। पॉप हमारे पास क्या है 110, क्या यूज करता है टीसीपी। एसएनएमपी क्या है 161 162, क्या यूज करता है यूडीपी। टीएफटीपी क्या है पोर्ट नंबर 69, क्या यूज करता है यूडीपी। आईएमईपी क्या है 143, क्या यूज करता है टीसीपी। टेलनेट क्या है 23, क्या यूज करता है टीसीपी। डीएससीपी क्या है 67 68, दो पोर्ट नंबर है, ये सर्वर का है ये क्लाइंट का है, क्या यूज करता है यूडीपी। अब एक सवाल आपको ये भी आता है भाई साहब, एक सवाल ये भी आता है कि यानी टीसीपी यूडीपी, तो डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है कि ये प्रोटोकॉल टीसीपी है यूडीपी, इसके भी टेबल हम लेके आए हैं। एसएमटीपी टीसीपी है, एचटीटीपी टीसीपी है, एफटीपी टीसीपी है, पॉप टीसीपी, आईएमपी टीसीपी है, टेलनेट टीसीपी है, ये टीसीपी है। यूडीपी कौन कौन से प्रोटोकॉल है, डीएनएस है, एसएनएमपी है, टीएफटीपी है, डीएससीपी है, ऑल रियल टाइम एंड मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल, ये सब क्या है यूडीपी है। तो टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस पूछ सकता है कि ये प्रोटोकॉल टीसीपी है यूडीपी है, तो डायरेक्टली हमने आपको अलग अलग भी ये टेबल बना दी है जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये पूरी टेबल है, यहां से स्टेटलेस, स्टेटफुल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, कनेक्शनलेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पुश पुल, पोर्ट नंबर, इनवेंट, सारी चीजें इस टेबल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है। अब डीएनएस हमारे पास क्या है स्टेटलेस, एचटीटीपी भी क्या है स्टेटलेस है, एसएमटीपी भी क्या है स्टेटलेस है, स्टार्टिंग वाले तीन क्या है स्टेटलेस, पॉप स्टेटफुल है, आईएमपी स्टेटफुल है, एफटीपी स्टेटफुल है। इसलिए हमने हमारे पास क्या किया है, अगले कॉलम में यही दिखा दिया है कि ये स्टेटलेस है, ये स्टेटफुल है। ये हमारे पास स्टेटलेस में कौन कौन से हमारे पास डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये देख लो, ये स्टेटलेस है डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी। स्टेटफुल क्या है, पॉप है, आईएमपी और एफटीपी, ये स्टेटफुल है। स्टेटफुल स्टेटलेस का अलग अलग पैकेट बना दिया हमने टेबल। कमांड्स के लिए ट्रिक कहां है भाई बताएंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास ये कमांड भाई, ये गेट, हेड, पुट, पोस्ट, ट्रेस, डिलीट, कनेक्ट ऑप्शन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, इनको याद करने के लिए आप ट्रिक बना लेना। ठीक है, मैंने बनाई नहीं है, लेकिन इन दोनों के लिए मेरे पास ट्रिक आ चुकी है भाई। ठीक है, अब कहां से आई है, बच्चों से ही आई है, तो वही मैं डिस्कस कर लेता हूं। ऐसे ही आप कोई बना के देना तो आगे यूज करेंगे। ठीक है, एफटीपी की कमांड है यूजर पास, यूजर पास XCWNDREIN क्विट, पोर्ट, PASB, टाइप, मोड, PROMPT, STRU। ये हमारे पास हेलो, मेल फ्रॉम, रिसिप्ट टू, डेटा, क्विट, रीसेट, वेरीफाई, नो, टर्न, EXPN, हेल्प, सेंड फ्रॉम स्मॉल, एक्चुअली बहुत जगह अलग अलग कमांड गिवन है, मैं आपको बता दूं भाई, अलग अलग कमांड गिवन है, लेकिन मैंने ये जो उठाई हैं ये हमारे पास वन ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यानी फोरोजन की हमारे पास कॉपी किया है। ये फोरोजन से हमने कॉपी किया है, यानी ये पूरी इंफॉर्मेशन फोरोजन के अंदर यानी स्टैंडर्ड बुक के अंदर गिवन है। बिकॉज वेबसाइट पे आप देखोगे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोल रखी हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये एफटीपी कमांड का शॉर्टकट है भाई, एफटीपी कमांड का शॉर्टकट तो हमारे पास ये पहले हम आपको बता भी चुके थे। एफटीपी कमांड का शॉर्टकट क्या है, एफटीपी कमांड का शॉर्टकट है कि भाई तुम फिर से यूपी आ रहे क्या, फिर चलेंगे पीने। ठीक है, तो ये शॉर्टकट किसका है, एफटीपी का है कि तुम फिर से यूपी आ रहे क्या, फिर चलेंगे पीने। तो पीने का मतलब भाई वही नहीं होता है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, पीने का मतलब दूसरा भी हो सकता है। पीने का मतलब दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, और ठंड बहुत है लेकिन फिर भी कंट्रोल करना है भाई, आपको पेपर देना है। ठीक है, तो यानी हमारे पास टी का मतलब है टाइप, एम का मतलब है मोड, पी का मतलब है पार्ट, एस का मतलब है STRU, यू का मतलब है यूजर, पी का मतलब है PASB, ए का मतलब है एक्ट यहां से, आर का मतलब REIN, क्यू का मतलब है क्विट, पी का मतलब PROMPT, सी का मतलब है CWND, पी का मतलब है पास।
तो नहीं, यहां पे हमारे पास ये FTP कमांड की शॉर्टकट है। शायद ये तो आपको याद रह ही जाएगा भाई कि क्या फिर तुम फिर से यूपी आ रहे हैं क्या, फिर चलेंगे पीने, ठीक है। अब दूसरा शॉर्टकट बहुत शानदार है जो हमने FTP के लिए बनाया है, सॉरी ये FTP के लिए है, जो हमारे पास HTTP के लिए है, सॉरी SMTP के लिए है। तो ये क्या है हमारे पास, SMTP के लिए है भाई साहब ये शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट बहुत शानदार है, ठीक है। ये SMTP कमांड्स के लिए शॉर्टकट है, और ये भी कहां से आया है, ये भी बच्चों से ही आया है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये कमांड से इसकी, ये क्या है भाई, विजय सर टीचेस हार्ड सब्जेक्ट इन इजी मैनर, डिफिकल्ट सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये कमेंट कैसी लगी भाई, विजय सर के नाम पे एक बार ताली बजा दो फटाफट से, ठीक है। ये पूरी कमेंट, ये यानी SMTP कमांड को आप याद रख सकते हो किसके नाम से, विजय सर के नाम से। वाई फियर व्हेन योर विजय सर इज हियर, ठीक है। तो पैट डायलॉग है विजय सर का। एक कह रहा है मेरे गेट का एग्जाम यूपी में, सही है। तो विजय सर के लिए आग लगा दी एक बार कमेंट बॉक्स में। सुबह सुबह बहुत ही शानदार तरीके से विजय सर ने आज स्टार्ट किया भी क्लास, मजा आ गया, फुल एनर्जी के साथ 10 बजे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कैसा लगा भाई, तो ये शॉर्टकट भी एक बच्चे ने बना के दिया है मुझे। तो आगे आप जो अब हमारे पास एक ही शॉर्टकट बच गया है, ठीक है। ये वाला आप बना के दे देना, ठीक है, HTTP। मैं वेट करूंगा कोई ना कोई बना के अच्छा सा, और टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेजना, ठीक है। मैं शॉर्टकट में एक्चुअली दिमाग लगा नहीं पाता हूं क्या शॉर्टकट बनाए, और मेरा दिमाग ये सब चलता भी नहीं है, ऐसे शॉर्टकट बनाने में नहीं चलेगा। तुम फिर से यूपी आ रहे हैं क्या, फिर चलेंगे पीने, क्योंकि मेरी वाली यूपी में रहती है। तो ये किसी का दर्द था बच्चे का जिसने मुझे बताया है। अब वो पता नहीं वो कौन है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट आप बनाना भाई, ये हमारे पास, और बनाने के बाद मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है, कोई अच्छा शॉर्टकट, फिर हम आगे वो बच्चों को बताते रहेंगे। ऐसे का दिमाग चलेगा। हाँ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं आपके बीच में भाई। खतरनाक है। HTTP शॉर्टकट आपके लिए है, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट आप बना लो, HTTP का शॉर्टकट। और सुनो, इस वीडियो के कमेंट में भी लिख देना HTTP का शॉर्टकट, जो भी बनाएगा इस कमेंट में लिख देना। ये देख लो भाई। विजय सर टीचिस, यहां से V का मतलब है हमारे पास वेरीफाई, S का मतलब है हमारे पास यहां पे सेंड फ्रॉम, T का मतलब है यहां पे हमारे पास टर्न, और H का मतलब है हमारे पास यहां पे हेलो, S का मतलब है हमारे पास स्मॉल फ्रॉम, यहां N का मतलब है नो, यहां से E का मतलब है हमारे पास EXPN, M का मतलब है हमारे पास मेल फ्रॉम, यहां पे D का मतलब है हमारे पास डेटा, और यहां पे S का मतलब है हमारे पास स्मॉल फ्रॉम, और R और Q, यानी R हमारे पास एक रीसेट है और एक क्विट है, ठीक है। और H और R यहां पे फिर से दो वर्ड है, तो इनका मतलब है हेल्प और RCPT, रिसिप्ट टू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वन फोर थ्री IMAP, हाँ ये अच्छा है। 143 IMAP, हाँ ये तो याद हो ही सकता है भाई। ये सवाल देखो, कंसिडर TCP सर्वर इज इन क्लोज वेट स्टेट। TCP सर्वर कहां है, क्लोज वेट स्टेट, इन दी TCP क्लोज वेट स्टेट में सर्वर इन TCP ट्रांजिशन डायग्राम, विच स्टेट TCP सर्वर मूव्स आफ्टर सेंडिंग फिन सिग्नल टू TCP क्लाइंट। सर्वर क्लोज वेट में है, सर्वर कहां है, क्लोज वेट में है, उसके बाद फिन भेजने के बाद किस स्टेट में मूव होगा। सर्वर कहां है, क्लोज वेट स्टेट में है, सर्वर क्लोज वेट स्टेट में है, तो कहां है हमारे पास सर्वर, यहां पे क्लोज वेट स्टेट, कहां है ये क्लोज वेट स्टेट, सर्वर यहां पे क्लोज वेट स्टेट में। फिन सेंड करने के बाद, ये कह रहा है फिन सेंड करने के बाद, तो जैसे यहां से फिन सेंड करता है तो कहां आ जाता है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में आ जाता है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट, क्या हो जाता है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट। तो यानी हमारे पास दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लास्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी ये हमारे पास इसका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। ठीक है बात। अब इस सवाल को देखो, ये गेट का सवाल है, क्या क्वेश्चन कह रहा है,
एक कंप्यूटर ऑन 10 Mbps नेटवर्क, क्वेश्चन देखो हमारे पास, एक कंप्यूटर ऑन 10 Mbps network is regulated by token bucket. The token bucket is filled at the rate of 2 Mbps. ठीक है, आर क्या है भाई, हमारे पास यहां पे आर था ना, आर टोकन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमारे पास टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ आर एट द रेट ऑफ 2 Mbps। सो आर की वैल्यू गिवन है 2 MB। टोकन बकेट कैपेसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं, सी, कितनी है 16 MB, 16 MB। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन which the computer can transmit at the full 10 Mbps। तो ये m की वैल्यू गिवन है ना, एवरेज 10 Mbps, 10 Mbps। तो क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी। तो टी इक्वल टू क्या होगा, सो फॉर्मूला क्या निकाला अभी टी का, टी इक्वल टू क्या है हमारे पास, टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। क्या है, टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। तो लगा दो हमारे पास, सी कितना है 16 Mbps डिवाइड बाई ये कितना है हमारे पास, एम कितना है 10 Mbps माइनस 2 Mbps। तो टी इक्वल टू कितना आएगा 16 Mbps डिवाइड बाई 10 में 2 का कितना बचा 8 Mbps, 8 Mbits पर सेकेंड, 8 Mbits पर सेकेंड। तो भाई यहां से एमबिट से एमबिट कैंसिल, दिस इज नथिंग बट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आंसर कितना आ गया, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ अभी बात क्लियर है क्या, क्लियर है कहानी। अब जैसे कि मान लो एक सवाल हो सकता है दोस्तों, दी फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ यूडीपी हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये कंटेंट है यूडीपी हेडर का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर, व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा, इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बताओ एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार यूडीपी का जो हेडर है, आपको मैं बता दूं यूडीपी का हेडर क्या है भाई, यूडीपी का हेडर ये है ना, चार ही हमारे पास फील्ड है। यूडीपी हेडर में कितने फील्ड है भाई, 4 फील्ड। ठीक है, क्या है पहला फील्ड, सोर्स पोर्ट, ये क्या है डी पोर्ट है, ये क्या है टोटल लेंथ है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या है चेकसम, ये भी 16 बिट का है भाई, ये भी 16 बिट का है, यही हमने पढ़ा है अभी, ये भी 16 बिट का है और ये भी 16 बिट का है। ये सारे 16 बिट के हैं। ठीक है, सारे क्या हैं 16 बिट के हैं। आज समझ में आ रही है। अब हेक्साडेसिमल में जो लिखा है नंबर, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है भाई, बेस कितना होता है 16, तो नंबर्स क्या पॉसिबल है 0 से 15। 0 से 15 लिखने के लिए कितनी बिट की जरूरत है, 4 बिट की। 4 बिट का मिनिमम नंबर 0, 4 बिट का मैक्सिमम नंबर, 4 की 4 बिट 1 कर दो, 2 पावर 4 माइनस 1 15। ठीक है, तो भाई यानी यहां पे एक नंबर 4 बिट से लिखा हुआ है, तो सोर्स पोर्ट 16 बिट का है, तो एक नंबर 4 बिट का है 1 2 3 4, तो 4 चौक 16, यहां तक ये सोर्स पोर्ट हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये 16 डेस्टिनेशन पोर्ट 1 2 3 4। तो इस टाइप से होगा, यानी मान लो ये मेरे पास क्या हो चुका है सोर्स पोर्ट, ये मेरे पास क्या है डी पोर्ट, ये क्या मेरे पास टोटल लेंथ और ये मेरे पास क्या चेकसम। तो बताओ सोर्स पोर्ट क्या आ रहा है भाई आंसर, सोर्स पोर्ट क्या है, सोर्स पोर्ट, तो इसका सोर्स पोर्ट देख लेते हैं भाई क्या है, सोर्स पोर्ट देख लेते हैं क्या है। और इनको भेजा जाता है भाई, इनको स्पेशली भेजा जाता है CB84, CB84। ये हेक्साडेसिमल में है। नाउ नाउ बताओ भाई फटाफट से,
तो ये क्या है यहाँ पे हमारे पास, इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3, ठीक है। तो सी कितना है, 12 है, ठीक है। तो 12 इंटू 16 पावर 3, डी का मतलब कितना है भाई, 11, 11 इंटू 16 पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 पावर 0, कितना आ रहा है भाई हमारे पास, 52,100 आ रहा है। तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा डेस्टिनेशन पोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। डी पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या लिखा है भाई, 000D, ये है 123D, और ये भी हेक्साडेसिमल में। तो डी का मतलब कितना होता है, 16 पावर 0, डी का मतलब कितना होता है 13, 13 इंटू 16 पावर 0, ये कितना हो गया 30, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टोटल लेंथ की। टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ में क्या लिखा है भाई, ये है 001C, 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 001C। तो ये भी हेक्साडेसिमल में, तो ये क्या होगा 16 पावर 0, 16 पावर 1, यानी 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस सी मतलब 12, 12 इंटू 16 पावर 0। तो ये 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 20। तो टोटल लेंथ 28 है। तो यार टोटल लेंथ क्या होता है, टोटल लेंथ मेरे पास होता है डेटा प्लस हेडर। तो डेटा कितना होगा, टोटल लेंथ माइनस हेडर साइज, यहां पे फिक्स होता है 8 बाइट। यूडीपी हेडर क्या फिक्स है 8 बाइट का। तो डेटा जो होगा टोटल लेंथ कितना है 28 माइनस 8, दिस इज नथिंग बट 20 बाइट। ये कितना होगा 20। तो इसका जो आंसर आया है भाई, इसका आंसर आया है 13। इसका आंसर कितना आया है 13 हमारे पास। और व्हाट इज टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, इसका आंसर है 28। व्हाट इज लेंथ ऑफ डेटाग्राम, इसका कितना है आंसर, इसका है 20। इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा, यानी पैकेट क्लाइंट से सर्वर गया, सर्वर से क्लाइंट गया, ये बताओ भाई। पैकेट क्लाइंट से सर्वर गया, सर्वर से क्लाइंट गया, पैकेट इज मूविंग क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमेशा किससे पता चलेगा भाई, ये डेस्टिनेशन पोर्ट देख लो आप, डेस्टिनेशन पोर्ट कितना है 13 भाई। डी पोर्ट, डी पोर्ट कितना है 13, और 13 क्या है, ये वेल नोन पोर्ट नंबर है। 13 क्या है, वेल नोन पोर्ट नंबर। बिकॉज वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज कितनी होती है भाई, वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज कितनी होती है 0 to 1023। और वेल नोन पोर्ट नंबर, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना भाई, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्त, वेल नोन पोर्ट नंबर हमेशा किसको असाइन होता है, सर्वर को असाइन होता है। वेल नोन पोर्ट नंबर किसको असाइन होता है, सर्वर को। तो सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है। तो सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है। तो सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है। तो पैकेट कहां मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर। सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन है। सर्वर क्या है, सर्वर यहां से आ जाएगी डेस्टिनेशन। तो पैकेट कहां मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर। सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन। डी पोर्ट है ना, तो पैकेट कहां मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर। तो पैकेट इज मूविंग क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर।
आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, मैं आपको पॉइंट ही बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट 13 आया, डेस्टिनेशन पोर्ट कितना है 13, ठीक है। क्या लिखा है पॉइंट, व्हेन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर है, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। डेटा क्या मूव कर रहा है, क्लाइंट टू सर्वर। यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर तो डेटा क्लाइंट टू सर्वर, और यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर नहीं है तो उल्टा कर दो इसका, सर्वर टू क्लाइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन सोर्स पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, यदि सोर्स पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर है, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, उल्टा कर दो। ऑलवेज वेल नोन पोर्ट नंबर विल ऑलवेज बी असाइन टू सर्वर, ये ध्यान रखना हमारे पास। तो यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेरे पास वेल नोन पोर्ट नंबर है तो इसका मतलब पैकेट मूविंग हो रहा है क्लाइंट टू सर्वर। यदि सोर्स पोर्ट हमारे पास वेल नोन पोर्ट नंबर है तो पैकेट क्या मूव हो रहा है, क्लाइंट टू सर्वर टू क्लाइंट। एट ए पे हूं तो मैं क्या चेक करूंगा, ए से बी चेक करूंगा, सी चेक करूंगा, डी चेक करूंगा, ई चेक करूंगा। मान लो यहां पे मैं एट बी पे हूं तो सी डी ई चेक करूंगा ओनली। जब मैं एट सी पे आ जाऊंगा क्या चेक करूंगा, डी और ई। और एट डी, जब मैं डी पे होऊंगा तो क्या चेक करूंगा, सिर्फ ई चेक। ई चेक करने की जरूरत ही नहीं। बताओ कौन कौन सी है चीज। अब ए से बी जाना है तो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, ए से बी, ओहो ये डायरेक्ट हो गई साथ, सर ए से बी तो ये होगी साथ। ए से बी साथ नहीं भाई, ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हो, 1+2 3, 3+2 5, 5+1 6। ऐसे जाओगे 1+2 3, 3+2 5, 5+1 6, ये क्या है 7 है। तो यानी ए से बी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मार्क करनी पड़ेगी, ये मार्क करनी पड़ेगी, ये मार्क करनी पड़ेगी। अब ए से सी जाने के लिए, ए से सी जाने के लिए सिंपल यही मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। ए से डी जाने के लिए, ए से डी जाने के लिए भी यही मिनिमम है 3। ए से ई जाने के लिए, ए से ई 1 डायरेक्ट मिनिमम है। अब बी से चेक कर लो, बी से सी, भाई बी से सी कैसे जाओगे, यही मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। बी से डी कैसे जाओगे, बी से डी यही मिनिमम है, बिकॉज ऐसे जाओगे तो 8+2 10 हो जाएगा, 1+2 3। बी से ई जाना है तो ये 8 है, लेकिन ऐसे जाओगे 1+2 3, 3+2 5, ठीक है। सी पे देख लो, सी से डी, अब सी पे हो आप, सी से डी 2 मिनिमम है। सी से ई देख लो, सी से ई ऐसे जाओगे तो 9 हो जाएगा, ऐसे जाओगे 2+2 4 मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। अब डी पे देख लो, डी से ई, डी डी से, तो ये दो जो है हमारे पास, यानी ए से बी दोस्तों, ए से बी मेरे पास यानी जो 7 है यूज नहीं होगी, और मेरे पास क्या है, यानी बी से ई जो मेरे पास ये कितनी है 8 है, ये यूज नहीं। तो ये हमारे पास एनएटी क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब ये सवाल देखो हमारे पास, ये हमारे पास भाई स्टैंडर्ड किताब का सवाल है, ठीक है। क्रूज एंड रोज, नहीं 10 आई थिंक 10 का सवाल है ये। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। और यहां पे ऐसा क्वेश्चन एनएटी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन एनएटी में पूछा जा सकता है। सॉल्व करो इसको, ऐसा क्वेश्चन किसमें पूछा जा सकता है, एनएटी में। क्या है, consider the network of figure distance vector routing is used and the following vectors have just come in the router C यानी at C। कहां से आए हमारे पास, फ्रॉम B, फ्रॉम D, फ्रॉम E, C। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम, कहां से आया भाई इसके पास, B से आया है, D से आया है, E से आया, BD 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 से, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे भाई, जिससे कि हमारे पास फ्रॉम B
फ्रॉम डी एंड फ्रॉम ई। क्या क्या आया है लिख लेते हैं। क्या है मेरे पास, बी से कितने, 5081262, 50812 6 डी से कितना है, डी से 16 12 16 12 6 0 9 10 6 0 9 और 10। ई से कितना है 7 6 3 7 6 3 9 0। अब एक चीज देखो हमारे पास क्या लिखा है आगे, द कॉस्ट ऑफ द लिंक सीट। अब मैं सी पे हूं है, तो सी टू बी मुझे पता होगा, सी टू डी मुझे पता होगा, सी टू ई मुझे पता होगा। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ लिंक सी टू बी डी ई आर 635। तो मैं सी पे हूं, तो सी से बी की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सी से डी की कॉस्ट गिवन है, और सी से ई की कॉस्ट गिवन। तो सी से बी की कॉस्ट कितनी है भाई, सी टू बी है 6, ये ध्यान रखना। सी टू डी कितनी है 3, और सी टू ई कितनी है 5। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सी न्यू राउटिंग टेबल। तो सी की नई राउटिंग टेबल बनाओगे भाई, क्या होगा, सी न्यू राउटिंग टेबल। सी की नई वाली राउटिंग टेबल क्या होगी भाई, डिस्टेंस क्या होगी, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस और नेक्स्ट हॉप। डेस्टिनेशन हमेशा ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी ई एफ। कहां तक है ग्राफ में, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बताओ अभी क्या होगा। सर फ्रॉम डी चेंज नहीं होगा, डी कहां चेंज नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है क्या। डेटा सही कॉपी किया 16 12 6 0 9 10। ठीक है, 7 यही तो लिखा सी टू बी 6 है, सी टू डी। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक ध्यान रखना, जब सी पे कंप्यूट कर रहे हो तो सी से सी की डिस्टेंस क्या होगी 0, और नेक्स्ट क्या होप क्या होगा सी, मतलब नहीं है। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया होगा हर जगह भाई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सी से ए निकालना है, सी से बी निकालना है, सी से डी निकालना है, सी से ई निकालना है, एफ निकालना है। ठीक है, यहां पहले इसको लिख, कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये हमारे पास ए है ना, ये कितना है 5 प्लस 6, ये कितना हो गया 11। यहां पे देखेंगे ये कितना है 16, 16 प्लस 3 ये कितना हो गया 19। यहां पे देखेंगे तो ये कितना है 7 है, 7 प्लस 5 ये कितना हो गया 12। मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है, मिनिमम बताओ, मिनिमम कितना है मेरे पास 11। और 11 ये आया कहां से, 11 ये 11 कहां से आया है, ये 11 आया है मेरे पास बी से, तो यहां लिख देंगे नेक्स्ट ऑफ बी। अब देखो बी वाला फाइंड कर लो हमारे पास, ये कितना है 0 है, 0 प्लस 6 ये कितना हो गया 6, ये कितना है 12 है, ये 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, ये कितना है 3 6 है, 6 प्लस 5 11। मिनिमम कितने हैं 6, मिनिमम कितने हैं 6, 6 ये आया कहां से, बी से आया है, तो बी लिख दो। और सी से सी पहले ही 0 है, ध्यान रखना सी से सी पहले ही 0 है, तो सी वाला कंप्यूट नहीं करना। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 8 प्लस 11 दिस इज नथिंग बट 19, 6 प्लस 3 9, और यहां से हमारे पास क्या करेंगे 3 प्लस 5 8, तो सबसे मिनिमम कितना 8, तो सी से सी का 8 लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, सी को छोड़ना है, बिकॉज सी कंप्यूट कर रहे हैं, तो सी से सी कितना होता है 0। अब डी पे आ जाओ डायरेक्टली, यहाँ पे ये कितना है 12 प्लस 6 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है 0 प्लस 3 ये कितना हो गया 3। फोर्थ वाले पे आ जाओ सीधा,
9 + 5 14। तो मिनिमम कितना है भाई? 3 है। 3 कहां से आया भाई? 3 आया डी से, तो क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। अब ये कंप्यूट कर लो हमारे पास। 6 + 6 कितना हो गया? 12। यहां पे देखोगे तो ये कितना है? 9 + 3। गड़बड़ कर दी क्या? कुछ हमने कहीं कॉपी में गड़बड़ कर दिया क्या भाई? एक मिनट देखो। 16 12 6 0 डी वाला था ना? 16 12 6 9 10। ठीक है, कहीं गड़बड़ किया था क्या भाई? या ठीक है, ठीक है। ये कितना हो गया? 9 और 3। गड़बड़ नहीं है, देख लेते हैं। 9 + 3 12। यहाँ पे मेरे पास कितना है? ये 0। 0 + 5 5। तो मिनिमम कितना है भाई? मिनिमम है 5। और 5 कहां से आया हमारे पास? 5 आया है ई से। केवल बताओगे भाई पूरी क्या होगी? 11 6 0 3 5। ठीक है, नहीं है। 2 + 6 8। यहां पे देख लो हमारे पास 10 + 3 कितना हो गया? 13। और ये कितना है मेरे पास? 4 + 5 9। तो भाई मिनिमम कितना है मेरे पास? 8 है मिनिमम। 8। और 8 कहां से आया? 8 आया है मेरे पास 20। ये न्यू टेबल होगी। ये गेट का सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा भाई? Which of the following is true about routing information protocol RIP and open shortest path OSPF? RIP uses, RIP क्या यूज करता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। RIP क्या यूज करता है? बताओ फटाफट से, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? भाई RIP क्या यूज करता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, सिंपल है। OSPF क्या यूज करता है? लिंक स्टेट राउटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, दूसरा सवाल देख लो, ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। ये गेट के ही सवाल है, तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। RIP uses distance vector routing. RIP packets are sent using UDP. OSPF packets are sent using TCP. OSPF operation is based on link state routing. Tell me the correct answer of this question. इसका क्या होगा? बताओ भाई इसका क्या होगा? RIP uses distance vector routing. Yes, true है 100%. RIP क्या यूज करता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज करता है। ट्रू, 100% ट्रू है। RIP पैकेट्स आर सेंट यूजिंग TCP. यस, 100% ट्रू है। OSPF ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग. यस, ट्रू है। अब OSPF पैकेट्स आर सेंट यूजिंग TCP. नो, OSPF पैकेट्स आर नॉट TCP, नॉट UDP. दीज आर IP. तो यानी मुझे, यदि आपको इसके बारे में पता भी नहीं है फिर भी आपको 3 ट्रू हैं, तो यानी 1 2 4, 1 2 3 4 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब 1 2 3 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पता है 100% 1 2 4 करेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये सवाल बताओ भी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बता दो फटाफट से, आपको छोड़ रहा हूं मैं, इसका आंसर बताओ। अभय सिंह बोल रहे हैं डी। अभय सिंह, वेरी गुड। और कोई भाई? और कोई? रोहन डी।
देखो क्या है, काउंट टू इन्फिनिटी इज द प्रॉब्लम ओनली विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग नॉट इन लिंक स्टेट राउटिंग। यस, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम डिस्टेंस वेक्टर में ही है, तो ये ट्रू हो गया। इन एलएस मींस लिंक स्टेट राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड। भाई लिंक स्टेट राउटिंग हो या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हो, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हम हर एक नोड पे कंप्यूट करते हैं। हर एक नोड ए है उस पर राउटिंग टेबल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं कि ए से बाकी सारे नोड के लिए क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी, बी पे होंगे तो बी से फाइंड करेंगे। तो हर एक नोड पे हम फाइंड करते हैं, हर एक नोड पे अप्लाई करते हैं, ना कि एक नोड पे। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रन ओनली एट वन नोड, गलत, फॉल्स, फॉल्स हो गया। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ओनली एट वन नोड, नो नो नो, फॉल्स हो गया, सारे नोड पे होता है। डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन एलएस, यस ट्रू। बिकॉज लिंक स्टेट राउटिंग में हम क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ मैसेज बहुत ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में फ्लडिंग का यूज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन एलएस, यस ट्रू। तो यानी हमारे पास 1 and 4 यानी डी करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये गेट का ही सवाल है, इसका आंसर बताओ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूडीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हमारे पास यूडीपी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका आंसर? एक टेबल आप यहां पे ये भी बना सकते हो, ये टीसीपी और यूडीपी। एसएमटीपी, एफटीपी, पॉप हो गया हमारे पास, आईएमएपी हो गया मेरे पास, टेलनेट हो गया, ठीक है। यूडीपी हमारे पास डीएनएस हो गया, एसएनएमपी हो गया, ठीक है। डीएनएस यूडीपी हमारे पास, एसएनएमपी हो गया, टीएफटीपी हो गया हमारे पास, टीएफटीपी है और डीएससीपी, टीएफटीपी, टीएफटी, डीएससी, और यहां से ये भी लिख सकते हैं ऑल रियल टाइम एंड मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल। ये टेबल आपको पहले भी देखने के लिए मिली होगी। बात समझ में आ गई? बताओ भाई, ठीक है। और हमारे पास और कुछ छूट गया क्या हमारे पास भाई? एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया हमारे पास, एसएमटीपी हो गया, पॉप हो गया, ठीक है, आईएमपी, टेलनेट, एचटीटीपी, एचटीटीपी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारे पास? डीएनएस यूजेस यूडीपी। दूसरा सवाल देखो, इसका आंसर बता दो भाई क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, क्या इसका आंसर होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो देखो हमारे पास यहां पे आपको लग रहा होगा टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के लिए, ईमेल के लिए क्या करेंगे भाई? अरे एसएमटीपी। ईमेल के लिए क्या यूज होता है? एसएमटीपी यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो क्या आंसर होगा भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर पूछा है इसने, क्या पूछा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है। एसएमटीपी क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ईमेल के लिए क्या यूज करते हैं? एसएमटीपी, और एसएमटीपी क्या है? टीसीपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ये सवाल देखो भाई, इसका बताओ क्या है। हेलो एंड पोर्ट रेस्पेक्टिवली द कमांड्स फ्रॉम द प्रोटोकॉल, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। हेलो एंड एसएमटीपी एंड एफटीपी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि मान लो ये हमारे पास सवाल है, ये भी डायरेक्ट सवाल है। ये ऐसा पूछा जा सकता है हमारे पास, 3 कमांड्स PRO MPT हेड, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। PRO MPT हेड या RCPT, ये किसकी कमांड? डायरेक्ट ऐसा सवाल गेट में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
ये सवाल कर लेना आप सॉल्व, आज हो जाएगा, ठीक है। एक ये सवाल है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय होस्ट व्हेन ए ब्राउजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए रिमोट सर्वर, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय ए होस्ट व्हेन ए ब्राउजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए रिमोट सर्वर, ठीक है। वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करनी है, अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बीन रीस्टार्टेड। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा भाई? वेब पेज के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है कोई, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? भाई सबसे पहले तो हमारे पास गूगल पे टाइप करोगे www. कहां से चाहिए, सपोज ISC चाहिए, ISC, तो पहले क्या काम करेगा? DNS डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। तो पहला हमारे पास ये तो हो ही नहीं सकता, गेट कहां से आ जाएगा भाई? TCP SYN कहां से आ जाएगा? पहले तो DNS क्वेरी, DNS इंपॉर्टेंट है, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे आईपी एड्रेस के थ्रू। तो उसके लिए क्या होगा? सिन सेगमेंट चाहिए हमको, सिन फ्लैग चाहिए, आई वांट टू सिंक्रोनाइज। तो डीएनएस के बाद एचटीटीपी तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। डीएनएस के बाद क्या होगा? टीसीपी सिन, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी। सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू फॉर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या नाम होगा इसका? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एस कुमार, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पीडीयू फॉर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये क्या होगा? मैसेज। एप्लीकेशन लेयर के लिए क्या होगा? मैसेज। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर एप्लीकेशन लेयर, पैकेट नेम मैसेज। नेक्स्ट देख लो, ये क्या है? सोर्स डेस्टिनेशन डीकनेक्टेड टू इंटरमीडिएट नोड, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ईच पैकेट हैज विजिट नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। इंटरमीडिएट नोड कितनी है? 2 हैं, n इक्वल टू 2 है। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है भाई? n+2 टाइम्स, n+2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2+2 यानी 4। डेटा लिंक लेयर क्या होती है हमारे पास? 2n+2, 2 इंटू 2+2, तो नेटवर्क लेयर 4, डेटा लिंक लेयर 6, करेक्ट आंसर। Following options encapsulate packet. Which of the following options encapsulate packet? इसका आंसर क्या होगा? Encapsulate packet, इसका आंसर होगा फ्रेम। दिमाग लगाते रहना, ठीक है। जो पैकेट को एनकैप्सुलेट कर लेता है, वैसे तो पैकेट हमारे पास क्या नाम है? हमारे पास पैकेट कहां है? हमको बताया था भाई, डेटा लिंक लेयर पैकेट। ये पूरा फ्रेम इस पैकेट को भी एनकैप्सुलेट कर लेता है, तो ये नहीं, हमारे पास क्या आएगा? फ्रेम आएगा, पूरे डेटाग्राम या पैकेट को। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली? सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन के लिए मेरे पास कौन सी लेयर होती है भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ये सवाल NATA लास्ट सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो वेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय 3 इंटरमीडिएट राउटर। 3 इंटरमीडिएट राउटर हैं। P be the number of times package visit network layer, ये Q है, Q be the number of times the packet visit data link layer and during the transmission of packet the source to destination, the value of P and Q की वैल्यू पूछ। P क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टाइम्स पैकेट विजिट नेटवर्क लेयर। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 2 3, और नेटवर्क लेयर कितना होता है? n+2 टाइम्स। प्लस 2 कितना हो गया? 5। और कौन सी लेयर पूछ रहे हैं? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n+n 2।
3 इंटू 2 प्लस 2 8। तो यानी हमारे पास ये क्या है, ये है P और ये क्या है Q। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी, 5 प्लस 8 13। So this is regarding the computer network revision.